Welcome to these lectures. So today in this lecture we will discuss about the tertiary structure of the protein. Okay, लास्ट वीडियोस में हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स क्या डिस्कशन किया था. ठीक है, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट्स, बीटा टर्न्स, ऑल दी सेकेंडरी स्ट्रक्चर. टुडे इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन. वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन स्ट्रक्चर. Okay, make sure to subscribe the channel before going to discuss this topic. Okay, and stay tuned with me. And let's start from the tertiary structure of the protein. What do you mean by this tertiary structure of the protein? जब हम tertiary structure की बात करते हैं, ठीक है, we discuss about the overall folding. ठीक है, तो what do you mean by this tertiary structure? It is the overall three-dimensional structure. It is the overall three-dimensional structure of protein. Three-dimensional structure of protein. This is the definition of the tertiary structure. ओके तो जब हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करते थे, ठीक है, हमने वहाँ पे डिस्कस किया कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होती हैं दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्टेबलाइजिंग दी स्ट्रक्चर. तो हम टर्सरी स्ट्रक्चर में भी क्या है, मेजर फोकस रहेगा हमारा बॉन्ड्स के ऊपर. कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो स्टेबल कर रही है प्रोटीन के स्ट्रक्चर को. ओके, ऑब्वियसली जब हम प्रोटीन फोल्डिंग की बात करते हैं, ओके, तो फोल्ड कैसे हो रहा है प्रोटीन, ड्यू टू दीज इंटरेक्शंस. ठीक है, मॉलिक्यूल्स जो हैं, एटम्स जो हैं आपस में क्लोज आ रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग जो है वो फॉर्मेशन हो रही है. दैट्स वाई प्रोटीन जो है वो फोल्ड हो रहा है एक प्रॉपर कॉन्फॉर्मेशन में. ओके, तो यहाँ पे जो है इंटरेक्शंस जो है अपना रोल प्ले कर रही हैं. तो वी विल डिस्कस वन बाय वन दी टोटल नंबर ऑफ इंटरेक्शंस दैट आर इन्वॉल्व इन दीज टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन. Okay, so let us discuss from the tertiary structure. Okay, tertiary structure की जब भी बात करेंगे हम, ठीक है, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ओवरऑल फोल्डिंग की बात करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं, अगर हमारा ये कोई पॉलीपेप्टाइड है, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड है, तो जब ये फोल्ड होगा, ठीक है, फोल्ड होगा तो ओवरऑल फोल्डिंग देखी जाएगी. ठीक है, ओवरऑल फोल्डिंग पे हम इसका डिस्कशन करेंगे. ओवरऑल मीन्स कि सारा जो स्ट्रक्चर है पॉलीपेप्टाइड का या प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है, तो प्रोटीन जो है वो फुली फोल्ड होगा. ठीक है, ओवरऑल फोल्डिंग की बात करेंगे. ठीक है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगी. तो इसमें क्या है कि जैसे हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात की थी, हमने अल्फा हेलिक्स की स्ट्रक्चर की बात की थी, हमने देखा था हाइड्रोजन बॉन्ड वहाँ पे फॉर्म हो रहे थे, और हमने ये भी देखा था कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो कहाँ पे बन रहे हैं. ठीक है, तो ये टर्सरी स्ट्रक्चर में भी जो है वो इंटरेक्शंस जो है रोल प्ले करती हैं, और यहाँ पे मेजर इंटरेक्शंस जो हैं वो वीक इंटरेक्शंस होती हैं, जो किसके बीच में बनती हैं, आर ग्रुप. ठीक है, हमारे अमीनो एसिड्स जो हैं ये हमारे पॉलीपेप्टाइड में प्रेजेंट है ऑब्वियसली. तो हमने वहां पे देखा था कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड की जो बैकबोन है उसका कार्बोनिल ऑक्सीजन एंड दी हाइड्रोजन एटम के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड हो रही थी. वो नियर बाय थे बट वो इतने क्लोज नहीं थे एक दूसरे की कि उनके आर ग्रुप आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहे थे. हमने उन पे डिस्कशन नहीं किया था. बट जब हम टर्सरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जो प्रोटीन ओवरऑल फोल्ड हो रहा है पूरा, ठीक है, तो उसके आर ग्रुप, यहाँ पे मेजर जो ग्रुप्स रहेंगे आर ग्रुप्स. जैसे आर ग्रुप्स मीन्स जैसे हमने एलेनिन जैसे कोई अमीनो एसिड है तो CH3 ग्रुप वहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है. ठीक है, इसी तरह से वेलिन ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है. ग्लाइसिन के केस में तो सिंपल हाइड्रोजन है. तो ये जो इसके आर ग्रुप थे जिनके बेस पे अमीनो एसिड को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, इनके बीच की इंटरेक्शन जो है वो ही मेन रोल प्ले करेंगे. क्योंकि जब हमारा पॉलीपेप्टाइड जब बिल्कुल कॉम्पैक्ट जो फोल्ड करेगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जो एटम्स एक दूसरे के फार अवे भी प्रेजेंट थे वो भी एक दूसरे की क्लोज आ सकते हैं. जब प्रोटीन फोल्ड होगा तो किस तरह से ये जो हमारे साइड चेन है वो किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगी, किस तरह की बॉन्ड देखने को मिलेंगे, ये सारे जो हैं कंट्रीब्यूट करते हैं इन द फोल्डिंग ऑफ द प्रोटीन. ओके, सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन. सबसे पहले हम एक टर्म यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, नेटिव प्रोटीन. ये वर्ड हमने कई बार सुना होता है. व्हाट डू यू मीन बाय दिस नेटिव प्रोटीन. ओके, नेटिव प्रोटीन, हमें पता है कि प्रोटीन वही फंक्शनल होता है दैट इज फुल्ली फोल्डेड. ओके, फुल्ली फोल्डेड एक करेक्ट शेप में जो प्रोटीन है फोल्डेड स्टेट में है, दैट इज ओनली द फंक्शनल वन, और वही इंपॉर्टेंट होता है. तो नेटिव प्रोटीन का मीन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस नेटिव प्रोटीन. द प्रोटीन native means this protein is functional one, ठीक है, and fully folded.
fully folded conformation of protein, fully folded conformation. ओके, व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, वी आर ट्राइंग टू से कि जो हमारा निट्टी प्रोटीन है, ठीक है, निट्टी प्रोटीन का मतलब है जब हम ये टर्म यूज करेंगे निट्टी प्रोटीन, तो ये एक इंट्रोड्यूस करेगा, मींस वो सीधा रिलेट करेगा कि ऐसा एक प्रोटीन जो कि फंक्शनल है, और फंक्शनल कौन सा होगा, जो कि एक फुली फोल्डेड कन्फर्मेशन है प्रोटीन की, दैट इज द फंक्शनल वन, एंड द प्रोटीन इज नोन एज निट्टी प्रोटीन. ओके, तो हमें समझ आ गई टर्म निट्टी प्रोटीन मींस फुली फोल्डेड एंड फुली फंक्शनल प्रोटीन की हम जब बात करते हैं, दैट इज द निट्टी प्रोटीन. ओके, अब यहां पे मेन डिस्कशन है हमारा इंटरैक्शंस का. क्या है कि हमारी नेटिव प्रोटीन की बात करते हैं, फुली फोल्डेड फंक्शनल प्रोटीन ही जो है इंपॉर्टेंस है, उसी की इंपॉर्टेंस है, वही फंक्शनल है जो फुली फोल्डेड है, दैट इज द नेटिव प्रोटीन. अब नेटिव प्रोटीन मींस कि वो फुली फंक्शनल और फुली फोल्डेड कन्फर्मेशन है प्रोटीन की. तो कोई भी ऐसा एक गिवन सेट ऑफ कंडीशन जब हमारे प्रोटीन जो है एक फोल्डेड कन्फर्मेशन में वहां पे है, तो दैट शुड बी द थर्मोडायनेमिकली स्टेबल वन. वही कन्फर्मेशन फोल्डेड में एग्जिस्ट करेगी एक प्रॉपर, जो कि थर्मोडायनेमिकली क्या होगी, स्टेबल होगी. तो नेटिव प्रोटीन क्या होगी, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होगी. ओके, वही प्रोटीन जो है वो प्रॉपर फोल्ड होगा, जो स्टेबल होगा. अगर प्रोटीन फोल्डिंग जो है हो रही है और वो स्टेबल नहीं है, तो उस तरह का स्ट्रक्चर तो जो है वो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता. ठीक है, स्ट्रक्चर फुली फोल्डेड तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है, स्टेबल वन कन्फर्मेशन है, दैट विल एग्जिस्ट. ओके, तो फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन मीन्स वही है जो स्टेबल है. और स्टेबल कब होते हैं हमारे प्रोटीन के स्ट्रक्चर, कब स्टेबल होते हैं वो, जब वहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ वीक इंटरैक्शंस वहां पे फॉर्म होते हैं. ठीक है, इंटरैक्शंस जो हैं फॉर्म होते हैं. तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से कि फोल्डिंग जो प्रोटीन की हो रही है, ठीक है, तो जब प्रोटीन फोल्ड करता है दैट शुड बी थर्मोडायनेमिकली स्टेबल वन. और वो स्टेबल कब होगा, जब वहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ वीक इंटरैक्शंस फॉर्म होंगी. ओके, व्हाई वी आर फोकसिंग ओनली ऑन वीक इंटरैक्शंस, ये भी हम डिस्कस करेंगे. ओके, so let us discuss the interactions that are present in native protein. तो हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे. ऑब्वियसली फोल्डेड कन्फर्मेशन होती है नेटिव प्रोटीन, ठीक है, और वो फोल्डेड कन्फर्मेशन क्यों थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होनी चाहिए, और स्टेबल किस वजह से होती है, ड्यू टू द डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरैक्शंस. और इसकी स्टेबिलिटी की बात करें अगर हम, प्रोटीन की फोल्डिंग जब होती है तो स्टेबल कैसे होता है प्रोटीन. ठीक है, बहुत सारी इंटरैक्शंस वहां पे रोल प्ले करते हैं. तो कौन कौन सी इंटरैक्शंस जो हैं नेटिव प्रोटीन की स्टेबिलिटी को जो है वो अफेक्ट करते हैं या उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं. नंबर वन, इट इज द डाइसल्फाइड बॉन्ड्स. ओके, नंबर टू, we can say hydrogen bond. What we can say, hydrogen bond. Okay, number three is hydrophobic interactions. Number four, it is ionic interactions. तो ये सारी इंटरैक्शंस क्या करती हैं, प्रोटीन फोल्डिंग को स्टेबल होने में हेल्प करती हैं. कौन कौन सी इंटरैक्शन कंट्रीब्यूट करती हैं स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोटीन, दैट इज डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस एंड द आयनिक इंटरैक्शंस. ओके, ये हम माइंड में रखेंगी. ये सारी जो हैं वो कंट्रीब्यूट करती हैं इन दी स्टेबिलिटी ऑफ द नेटिव प्रोटीन. और अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो डाइसल्फाइड बॉन्ड किस कैटेगरी के हैं, दीज आर कोवलेंट interactions, while hydrogen, hydrophobic and ionic interactions are non-covalent interactions, और what we can say these are weak interactions. ठीक है, ये भी हमने एक अलग लेक्चर में डिस्कस कर रखा है, व्हाट आर कोवलेंट बॉन्ड्स एंड व्हाट आर नॉन कोवलेंट बॉन्ड. और कोवलेंट बॉन्ड किस कैटेगरी के होते हैं, दीज आर स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शंस. सो ये क्लियर हो गया कौन कौन सी इंटरैक्शंस है. अब यहाँ पे एक और पॉइंट आता है, कई बार क्वेश्चन में भी ये चीज़ पूछ ली जाती है कि कौन सी इंटरैक्शंस जो हैं वो मेजर रोल प्ले करती हैं इन द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन. अब मैंने यहाँ पे डिफरेंट इंटरैक्शंस राइट डाउन की हैं.
वीक इंटरेक्शंस की हैं ब्रॉडली अगर हम देखें, और एक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस की मैंने बात की, दैट इज डाइसल्फाइड बॉन्ड। ओके, तो एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं इन चारों में से देखूं तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन से होंगे, हमने बोला दैट इज डाइसल्फाइड बॉन्ड। कौन से होंगे? डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑब्वियसली अगर प्रोटीन में डाइसल्फाइड बॉन्ड है और वो फोल्ड हो रहा है, वहां पे डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है? डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। तो वो ऑब्वियसली डाइसल्फाइड बॉन्ड कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जल्दी डिसरप्ट नहीं होते हैं, वी कैन नॉट ब्रेक इजिली दिस टाइप ऑफ बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो अगर हम इनको डिसरप्ट नहीं कर सकते, सो व्हाट वी कैन से कि ये स्टेबल कर रहा है प्रोटीन के स्ट्रक्चर को। अगर प्रोटीन के स्ट्रक्चर में मान लो ये कोई फोल्डेड स्ट्रक्चर है, ठीक है, फोल्डेड कन्फॉर्मेशन है प्रोटीन की, यहाँ पे मान लो डाइसल्फाइड लिंकेजेस हैं, ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, तो ये क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और आपस में जो है वो फोल्ड कर रहा है, फोल्डिंग करने के लिए हेल्प कर रहा है, अटैच कर रहा है पॉलीपेप्टाइड को, ठीक है, थ्रू दीज लिंकेजेस, डाइसल्फाइड लिंक। तो हम बोल रहे हैं कि डाइसल्फाइड लिंकेज जो हैं दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तब ये क्या है? इनको डिसरप्ट करना बहुत जो है थोड़ा मुश्किल है एज कंपेयर टू दीज बॉन्ड, क्योंकि ये तो वीक इंटरेक्शंस है, इनको हम डिसरप्ट कर सकते हैं इजीली। तो हम ये सोच सकते हैं कि स्टेबिलिटी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होगा? डाइसल्फाइड बॉन्ड का हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली रेस्ट ऑफ 3 बॉन्ड्स, दीज इंटरेक्शंस आर वीक इंटरेक्शंस। बट अगर हम ओवरऑल स्टेबिलिटी की बात करें, और ये क्वेश्चन में पूछ भी लिया जाता है कई बार, ठीक है, तो मेजर जो इंटरेक्शंस हैं जो स्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूट करती हैं, दीज आर वीक इंटरेक्शंस, these are not the stronger interactions, disulfide interactions, मेजर कंट्रीब्यूशन इनका नहीं है, मेजर कंट्रीब्यूशन है वीक इंटरेक्शंस का। why? ऐसा क्यों? जबकि ये क्या है? वीक इंटरेक्शन है। ऐसा इस वजह से है क्योंकि जो वीक इंटरेक्शन है ना, these weak interactions means hydrogen bond, hydrophobic interactions, or what we can say ionic interactions, these all are weak interaction. Weak interactions क्या करती हैं? These predominate in the protein structure, ये बहुत ज्यादा इंटरेक्शंस देखने को मिलती हैं। तो इस वजह से हम क्या बोल सकते हैं? द मेजर कंट्रीब्यूशन इन द स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोटीन फोल्डिंग इज ऑफ द वीक इंटरेक्शन। इट इज द वीक इंटरेक्शन दैट इज कंट्रीब्यूटिंग मच इन द स्टेबिलिटी ऑफ दीज फोल्डेड प्रोटीन। ओके, तो इतना हम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। ये हमें समझ आ गया कि कौन कौन सी इंटरेक्शंस हैं और कौन सी ज्यादा जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं स्टेबिलिटी को लेके, ठीक है। तो कौन सी इंटरेक्शंस मेजर प्ले कर रही हैं अपना रोल? दे आर वीक इंटरेक्शंस और नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस। और इसके अंडर कौन कौन सी हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड है जो फोल्डेड प्रोटीन में स्टेबिलिटी दे रही है, या हाइड्रोफोबिक हो सकते हैं, या फिर वो आयनिक इंटरेक्शंस भी हो सकती हैं। तो दीज वीक इंटरेक्शंस आर प्रोवाइडिंग द स्टेबिलिटी टू द फोल्डेड प्रोटीन। तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया एक टॉपिक। अब नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सेकेंड एक पॉइंट हम यहाँ पे और डिस्कस करेंगे, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जब हम फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन की बात करते हैं, ठीक है, फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन। ओके, एक बार मैं ड्रॉ कर देती हूँ कि इंटरेक्शंस हम किस तरह से बोल रहे हैं। मान लो ये एक पॉलीपेप्टाइड है, ठीक है, ये एक स्ट्रेट पॉलीपेप्टाइड है, अभी फोल्डिंग हुई नहीं है। तो जब हम टर्सरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है, टर्सरी स्ट्रक्चर में जब प्रोटीन कुछ इस तरह से फोल्ड होगा, मींस जो आर ग्रुप है वो एक दूसरे के क्लोज आने की ट्राई कर रहे हैं। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस की मेन बात की, तो हाइड्रोफोबिक क्या है? मान लो यहाँ पे कोई अमीनो एसिड है, ठीक है, तो इसमें मान लो वेलिन ही है, CH3 ग्रुप यहाँ पे हैं, ठीक है। इसी तरह से कोई और अमीनो एसिड है, इसका भी यहाँ पे क्या है? साइड चेन जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, हाइड्रोफोबिक साइड चेन। तो ये आपस में कौन सी इंटरेक्शंस बनाएंगे? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। तो इसी तरह से आयनिक हाइड्रोजन बॉन्ड भी देखने को मिलेंगे जब फोल्ड होगा हमारा पॉलीपेप्टाइड। तो ये हमने बात कर ली इंटरेक्शंस की कि कौन कौन सी इंटरेक्शन होंगी। हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक इंटरेक्शन, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, क्योंकि जो हमारे आर ग्रुप है दैट कैन बी अ हाइड्रोफोबिक वन। वेलिन के केस में CH3 ग्रुप वहां पे अटैच रहता है, ठीक है। मेन वहां पे मिथाइल ग्रुप जो है वहां पे देखने को मिलता है जो कि हाइड्रोफोबिक है, ठीक है। अल्काइल ग्रुप वहां पे ऐड है। तो
हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि जो R ग्रुप है ना वो एक दूसरे के क्लोज आएंगे जब फोल्ड होगा, तो उसी तरह के इंटरेक्शन हाइड्रोफोबिक, अगर कोई साइड चेन है तो वहां पे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन बनेगी, अगर वहां पे एसिडिक को ग्रुप है, ठीक है, कोई बेसिक ग्रुप है तो वहां पे आयनिक इंटरेक्शंस देखने को मिलती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल सकती है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में। ओके, तो इस तरह से आर ग्रुप इंटरेक्ट करेंगे और डिफरेंट इंटरेक्शंस हमें देखने को मिलेंगी इन द केस ऑफ फोल्डेड प्रोटीन। ओके, तो ये हमने सारा डिस्कस कर लिया कौन सी इंटरेक्शंस हैं और कौन सी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं। अब एक मेन पॉइंट यहाँ पे आता है, जब हम फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन की बात करते हैं तो हम एक पॉइंट हमेशा यहाँ पे नोट डाउन करते हैं कि जो सबसे पहले हम हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड की बात करते हैं। हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड, हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड जिसमें साइड चेन जो है हाइड्रोफोबिसिटी इंक्रीज करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम वलीन अमीनो एसिड की बात करते हैं, ल्यूसिन की बात करते हैं, आइसोल्यूसिन की बात करते हैं, तो इस तरह से बहुत सारे अमीनो एसिड हैं, ठीक है। वलीन के केस में क्या है, हाइड्रोफोबिक साइड ग्रुप जो है वहां पे अटैच रहता है, तो ये क्या हो गए हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड। तो अगर हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड प्रोटीन के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, ऑब्वियसली दे आर प्रेजेंट, ठीक है। अब हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड प्रेजेंट होंगे अमी प्रोटीन के स्ट्रक्चर में, तो जब हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड प्रेजेंट है प्रोटीन के स्ट्रक्चर में, तो ये देखा जाता है कि जो ये हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड होते हैं ना, दे क्लस्टर टुगेदर in a protein interior. What we are trying to say कि जो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड हैं ये एक तो ग्रुपिंग करते हैं, आपस में क्लोज में रहते हैं। जो प्रोटीन में प्रेजेंट होंगे अमीनो एसिड हाइड्रोफोबिक टाइप के, वो क्लस्टर करेंगे एक दूसरे के साथ, एंड वो कहाँ पे होंगे, इनसाइड द प्रोटीन इंटीरियर। मीन्स हमारा कोई प्रोटीन मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो प्रोटीन का मॉलिक्यूल है कोई भी, मान लो इस तरह से फोल्डेड है, ठीक है, तो ये प्रोटीन जो है एक जनरल टर्म में अगर हम बात करें तो प्रोटीन, अगर हम फिजियोलॉजी की बात करें तो हमारे अंदर जो है एक्वस एनवायरनमेंट है, तो ये क्या करेगा, एक्वस एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होगा, ठीक है। सराउंडिंग में इसके क्या है, एक्वस एनवायरनमेंट है, ठीक है, एक्वस एनवायरनमेंट। अब जब प्रोटीन में हाइड्रोफोबिक अमीनो, ऑब्वियसली दे आर वाटर हिटिंग मॉलिक्यूल, ठीक है, वो ट्राई करेंगे टू रिमेन अवे फ्रॉम द वाटर। तो ये यही बोल रहा है कि जब हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड जब हमारे प्रोटीन में है, और प्रोटीन की बात करें, एक्वस एनवायरनमेंट की बात करें, जब बॉडी में वो प्रेजेंट है फिजियोलॉजिकल एनवायरनमेंट में, तो क्या है, एक्वस एनवायरनमेंट है वहां पे, तो ये जो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड होंगे प्रोटीन में, दे विल रिमेन क्लस्टर टुगेदर, और वो कहां पे रहेंगे, प्रोटीन के इंटीरियर में रहेंगे। दे विल नॉट फेस द वाटर मॉलिक्यूल, ओके, वो सरफेस पे प्रेजेंट नहीं होंगे, वो कम से कम ट्राई करेंगे कि वो वाटर से इंटरेक्ट करें, ठीक है, वो क्या रहेंगे, इनसाइड इंटीरियर ऑफ द प्रोटीन जो है वो हाइड्रोफोबिक जो अमीनो एसिड हैं वो इंटीरियर ऑफ द प्रोटीन में जो है वो प्रेजेंट रहेंगे, बजाय वो सरफेस पे हों। अब ऐसा ही क्यों है कि जो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड है वो इंटीरियर ऑफ द प्रोटीन ही देखने को क्यों मिलते हैं, व्हाई इट इज सच दैट कि जो हाइड्रोफोबिक हैं वो इंटीरियर ऑफ द प्रोटीन प्रेजेंट है जब वो फेस करेंगे फिजियोलॉजिकल एक्वस एनवायरनमेंट को। तो ऐसा क्यों है, द मेजर थर्मोडायनेमिक फोर्स, ओके, जो कौन सी ऐसी फोर्स है जिसकी वजह से वो इस तरह से एसोसिएट होते हैं, तो यहाँ पे इनकी इस तरह से प्रेजेंस प्रोटीन में देखने को मिलती है, दे विल लाई इंटीरियर। व्हाई इट इज दैट, बिकॉज here it is the dynamic force for such association, okay, इस तरह से रहने के लिए कोई एक यहाँ पे थर्मोडायनेमिक फोर्स होती है जो जिसकी वजह से प्रोटीन में हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड इंटीरियर ऑफ द साइड रहते हैं, वो वाटर को फेस नहीं करते हैं। और कौन सी थर्मोडायनेमिक फोर्स है ये जो इनको इस तरह से एसोसिएट करती है, दैट इज एंट्रोपी, ओके, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म हियर, एंट्रोपी, दिस इज द थर्मोडायनेमिक फोर्स। Okay, obviously we are talking about the stability, we are talking about the stability of the protein, और जब प्रोटीन के मॉलिक्यूल हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड हैं और जब वो इनसाइड एक्वस एनवायरनमेंट फेस करेंगे तो वो किस तरह के एसोसिएट रहते हैं, दे लाई इनसाइड द इंटीरियर ऑफ द प्रोटीन। एंड व्हाई इट इज दैट, बिकॉज देयर इज द
thermodynamic force for such association that is called entropy. ओके, एंट्रोपी वर्ड यहाँ पे हम याद रखेंगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. और एंट्रोपी है क्या एक्चुअली? एंट्रोपी मेजर करती है, इट मेजर रेंडमनेस या फिर जिसको हम डिसऑर्डरनेस बोलेंगे, डिसऑर्डरनेस ऑफ सिस्टम. एक स्ट्रेट टर्म में हम समझ लेते हैं कि एंट्रोपी का मतलब क्या है, रेंडमनेस या डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम. ओके, तो हम ये डिस्कस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने देखा कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर में जो हाइड्रोफोबिक जो अमीनो एसिड हैं वो बरीड रहते हैं इनसाइड, वो वाटर मॉलिक्यूल को फेस नहीं करते हैं. तो उसके पीछे भी कोई रीजन है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस एंट्रोपी और द थर्मोडायनेमिक फोर्स, जिसकी वजह से इस तरह का अरेंजमेंट है. एंट्रोपी को समझ लेते हैं, हमने केमिस्ट्री में भी ये स्टडी किया है, फिजिक्स में स्टडी किया होता है व्हाट इज एंट्रोपी. और एंट्रोपी में क्यों डिस्कस कर रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे थर्मोडायनेमिक जो फोर्स है ना, डायनेमिक का जो सेकंड लॉ है उस पे बेस्ड है. ठीक है, ये जो एसोसिएशन है वो किस पे बेस्ड है? ऑन दी थर्मोडायनेमिक सेकंड लॉ. वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत इजी है. ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि जो टोटल एंट्रोपी होती है, टोटल जो एंट्रोपी है हम समझ लेंगे और अप्लाई भी करेंगे प्रोटीन पे. जो टोटल एंट्रोपी है किसी सिस्टम की, ऑफ अ सिस्टम, दैट मस्ट इंक्रीज, वो क्या होनी चाहिए? इंक्रीज होनी चाहिए. इफ अ प्रोसेस टू अकर spontaneously. ओके, बट वी आर ट्राइंग टू से कि जो थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ हम डिस्कस करते हैं, सेकेंड लॉ स्टेट्स दैट टोटल एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम मस्ट इंक्रीज इफ अ प्रोसेस इज टू अकर स्पॉन्टेनियसली. ये बोल रहे हैं कि कोई भी प्रोसेस है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटीन फोल्डिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो कोई प्रोसेस जब स्पॉन्टेनियसली हो रही है तो वहां पे जो एंट्रोपी है उस सिस्टम की, जो रेंडमनेस है, जो डिसऑर्डरनेस है, दैट मस्ट इंक्रीज. ये जो है एक लॉ है, दैट इज थर्मोडायनेमिक का सेकंड लॉ. और इसको अप्लाई करेंगे हम किसके ऊपर? प्रोटीन्स के ऊपर. क्योंकि हमने देख लिया कि प्रोटीन भी कुछ एक पर्टिकुलर तरीके से जो है वो अरेंज हो रहे हैं जब फोल्डिंग हो रही है हमारी प्रोटीन की. तो वाई हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड आर बरीड इनसाइड? बिकॉज ऑफ दिस एंट्रोपी. क्योंकि यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ अप्लाई हो रहा है, तो हम क्या देखेंगे कि वो इस तरह से फोल्ड होगा ताकि एंट्रोपी जो है सिस्टम की वो इंक्रीज हो. तो यहाँ पे मेन पॉइंट है कि जो एंट्रोपी है दैट मस्ट इंक्रीज. एंट्रोपी इंक्रीज होनी चाहिए, उसी तरह से वो अरेंज होंगे. अब यहाँ पे होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम वाटर की बात करते हैं, प्योर वाटर की बात करते हैं. सेकेंड लॉ से हमें इतना समझ आया कि एंट्रोपी ऑफ सिस्टम शुड इंक्रीज. ठीक है, ये इंक्रीज करनी चाहिए, तभी जो है हमारा प्रोसेस स्पॉन्टेनियसली कैरी आउट होगा. ये सेकेंड लॉ बोलता है. अब प्योर वाटर की बात करें, वाटर क्या है? वाटर में क्या है? एक नेटवर्क है ये वाटर मॉलिक्यूल का, नेटवर्क ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो कि हाइड्रोजन बॉन्डेड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है आपस में. प्योर वाटर को इमेजिन करें तो क्या है? वाटर मॉलिक्यूल होंगे जो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे. ठीक है, वो प्योर वाटर हुआ. अब एक और चीज यहाँ पे समझ लेते हैं कि जैसे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो पोटेंशियल है प्योर वाटर में, दैट इज हाई. ठीक है, और इस तरह की जो हाइड्रोजन बॉन्ड जो प्योर वाटर में बन रही हैं वो सबसे हाई पोटेंशियल पे हैं. ठीक है, अगर हम इसमें कोई भी सॉल्यूट ऐड करेंगे प्योर वाटर में, दैट विल गोना टू डिसरप्ट दीज हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ओके, क्या होगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने हुए हैं वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, प्योर वाटर के केस में. ठीक है, तो इसका पोटेंशियल हाई है. हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का जो पोटेंशियल है इन प्योर वाटर दैट इज वेरी हाई. अगर हम इसमें कुछ भी ऐड करेंगे दैट विल डिसरप्ट दीज हाइड्रोजन बॉन्ड. ओके, तो हम बात कर लें अगर हमारे हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स की, हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड की या मॉलिक्यूल्स की. हमने क्या किया? हाइड्रोफोबिक कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये मान लो हाइड्रोफोबिक कोई मॉलिक्यूल है, हाइड्रोफोबिक, इसके पास हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड है या मॉलिक्यूल है, कोई भी हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है, उसको हमने प्योर वाटर में जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया. इसके सराउंडिंग में क्या है? वाटर मॉलिक्यूल्स हैं. ये क्या है? वाटर मॉलिक्यूल्स हैं. बट जैसे ही हमने हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल को वाटर, प्योर वाटर में इंट्रोड्यूस किया, अब
इन्होंने क्या था, वाटर मॉलिक्यूल के बीच में आपस में नेटवर्क था हाइड्रोजन बॉन्ड, वो टूटा, वहां पे डिसरप्ट हुई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो डिसरप्ट जब हुई हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अब हाइड्रोफोबिक जो मॉलिक्यूल है ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना नहीं सकता क्योंकि वो अनफेवरेबल कंडीशन है। हाइड्रोफोबिक जो है वो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल के साथ ही इंटरेक्ट करेगा। तो जब हम वाटर में उसको इंट्रोड्यूस करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे, आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, बट वो इस तरह से कुछ अरेंज हो जाएंगे एक फुल स्ट्रक्चर में, ठीक है, एक फुली स्ट्रक्चर्ड वे में वो अरेंज हो जाएंगे। ये हमारा हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है। इसके अराउंड जो मॉलिक्यूल होंगे वाटर के, वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे और कुछ एक लेयर टाइप से सराउंड कर देंगे इस मॉलिक्यूल को, ठीक है। और इस लेयर को हम क्या बोल देते हैं, सॉल्वेशन लेयर, सॉल्वेशन लेयर। वट वी आर ट्राइंग टू से, अभी हमें समझ आ जाएगा कि वाई वी आर डिस्कसिंग दिस, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक बात है देखने की कि जब हमने इंट्रोड्यूस किया हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल, वाटर एक प्रॉपर तरीके से जो मॉलिक्यूल हैं वो अरेंज हो गए उसके सराउंडिंग, तो एक स्ट्रक्चर्ड जो ऑर्डरनेस आ गई। यहाँ पे क्या हुआ, जो वाटर मॉलिक्यूल है ना वो एक प्रॉपर जो स्ट्रक्चर में है वो अरेंज हो गए, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में अरेंज हुए, और इसकी वजह से क्या है, ऑर्डरनेस आ गई यहाँ पे, ठीक है। ऑर्डरनेस जो है वो इंक्रीज हुई है। ओके अब यहाँ पे हम सेकंड लॉ अप्लाई करें अगर, ठीक है, थर्मोडायनेमिक का सेकंड लॉ क्या बोलता है कि सिस्टम की में जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज करनी चाहिए, ठीक है। मींस एंट्रोपी इंक्रीज हुई मींस रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस इंक्रीज होनी चाहिए, बट यहाँ पे क्या है, ऑर्डरनेस आ रही है। ऑर्डरनेस मींस कि दे आर नॉट सो मच रैंडम, अब एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में है तो ऑर्डरनेस इंक्रीज हुई। ऑर्डरनेस इंक्रीज हुई मींस एंट्रोपी डिक्रीज हुई। एंट्रोपी का मतलब ही क्या है, डिसऑर्डरनेस लाना। तो यहाँ पे क्या है, अनफेवरेबल, अनफेवरेबल डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ एंट्रोपी में, एंट्रोपी में या डिसऑर्डरनेस में, ठीक है। ये तो हमें देखने को मिल रहा है कि ऑर्डर्ड वे में अरेंज हुए हैं, तो डिसऑर्डरनेस यहाँ पे या रैंडमनेस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल वो कम हुई है, और क्या इंक्रीज हुई है, हमारी डिसऑर्डरनेस इंक्रीज हुई है, जिसकी वजह से सॉरी ऑर्डरनेस इंक्रीज हुई, तो इट मीन्स कि वहां पे एंट्रोपी डिक्रीज हुई जो कि इंक्रीज करनी चाहिए। तो ये क्या है, एक अनफेवरेबल कंडीशन है, ठीक है। अब सिस्टम जो है एंट्रोपी को इंक्रीज करने की ट्राई करेगा। अब इंक्रीज कैसे करेगा, मान लो यहाँ पे अमीनो एसिड हाइड्रोफोबिक थे, बट वो इस तरह से अरेंज हुए, इस तरह से, अब ये इस तरह से अरेंज हुए कि जो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड जो हैं वो इंटीरियर में है, ठीक है, इंटीरियर में है, और जो है जो सराउंडिंग जो एक्वस एनवायरनमेंट है उसको फेस नहीं कर रहे, या बहुत कम जो है वो उसको इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो इस वजह से क्या होगा, ये मॉलिक्यूल अब इस तरह से अरेंज नहीं रहेंगे क्योंकि यहाँ पे ये कम फेस कर रहे हैं हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड को, या फेस कर ही नहीं रहे क्योंकि वो इनसाइड जो है वो बरीड हो गए। तो अब ये जो है यहाँ से इस तरह का स्ट्रक्चर रिलीज कर जाएगा, रिलीज कर जाएगा, ये अब डिसऑर्डर में चले जाएंगे, ठीक है। अब ये ऑर्डर खत्म हो जाएगा। तो अगर हम इस तरह से अगर अमीनो एसिड अरेंज हो रहे हैं इनसाइड, तो वो ऑर्डरनेस जो है वो डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज इन ऑर्डरनेस, ठीक है। ऑर्डरनेस डिक्रीज हुई मीन डिसऑर्डर हुए, और इसकी वजह से क्या हुआ, एंट्रोपी इंक्रीज हुई, एंट्रोपी इंक्रीज हो गई। तो यही फेवरेबल कंडीशन है, यही थर्मोडायनेमिक का सेकंड लॉ बोलता है कि एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज करनी चाहिए, ठीक है। एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम शुड इंक्रीज। तो यहाँ पे क्या हुआ, एंट्रोपी इंक्रीज हुई। तो यही एक थर्मोडायनेमिक ड्राइविंग फोर्स है। तो अब हमें समझ आया कि वाई द हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड जो है दे आर बरीड इन द इंटीरियर ऑफ द प्रोटीन। जब प्रोटीन फोल्डिंग की बात की जाती है तो हम देखते हैं कि वहां पे पोलर मॉलिक्यूल जो है वो आउटसाइड फेस करते हैं, जबकि नॉन पोलर या हाइड्रोफोबिक जो मॉलिक्यूल रहेंगे वो इनसाइड बरीड रहेंगे। ओके, तो ये क्लियर हो गया, हमने ये बिल्कुल प्रूव किया है कि ऐसा क्यों है, ठीक है। ये हमने देख लिया कि ऐसा क्यों है, क्योंकि वहां पे एंट्रोपी जो है इस तरह से अगर अरेंजमेंट रहेगी तो एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम जो है वो इंक्रीज करेगी, जो कि एक फेवरेबल कंडीशन है, थर्मोडायनेमिक के लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसी तरह से अरेंजमेंट देखने को मिलता है जब हम फोल्डेड स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो ये हम कॉमनली देखते हैं कि जब भी हम फोल्डिंग की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हाइड्रोफोबिक जो अमीनो एसिड है दे लाई इन द इंटीरियर ऑफ द प्रोटीन।
ओके, सो हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, 2 सिंपल रूल यहाँ पे हम राइट डाउन करेंगे, ठीक है। रूल्स फोल्डेड प्रोटीन की जब हम बात करेंगे, ठीक है, तो 2 रूल हम माइंड में रख के चलेंगे। फर्स्ट वन रूल इज हाइड्रोफोबिक रेजिड्यू आर लार्जली बरीड, हाइड्रोफोबिक residue are buried in protein interior. Number 2, number of hydrogen bond within the protein is maximized. Okay, what we are saying कि जब भी हम प्रोटीन फोल्डिंग की बात करेंगे 2 रूल हम याद रखेंगे, ठीक है। फर्स्ट वन इज कि जो हाइड्रोफोबिक रेजिड्यू है वो बरीड रहेंगे, जब फोल्डिंग की बात करेंगे दे विल रिमेन बरीड इनसाइड द प्रोटीन इंटीरियर। नंबर 2, जब भी हम देखेंगे प्रोटीन फोल्डिंग की बात करेंगे तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड जो होती है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड होंगी, चाहे आयनिक इंटरेक्शंस हैं, दे विल मैक्सिमाइज विद इन द प्रोटीन। ओके, तो प्रोटीन फोल्डिंग भी इस तरह से होगी ताकि जो उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, आयनिक इंटरेक्शन है, ये ज्यादा से ज्यादा विद इन द स्ट्रक्चर फॉर्म हो सके, ठीक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड अगर पोलर मॉलिक्यूल है ऑब्वियसली दे विल फेस द वाटर मॉलिक्यूल, बट यहाँ पे पोलर मॉलिक्यूल भी ट्राई करेंगे कि इनसाइड प्रोटीन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए, बस बजाय कि वाटर के साथ, क्योंकि इससे क्या होगा, एंट्रोपी इंक्रीज होगी। तो तभी हम बोल रहे हैं कि जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड है दे कैन फॉर्म विद द वाटर मॉलिक्यूल इन एक्वस, बट दे विल ट्राई टू मैक्सिमाइज विद इन द प्रोटीन मॉलिक्यूल, बिकॉज यहाँ पे सेकेंड लॉ सेटिस्फाई होता है। अगर इंटीरियर इनसाइड विद इन प्रोटीन अगर ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है, रेंडमनेस इंक्रीज होगी, एंट्रोपी इंक्रीज होगी, दैट इज अ फेवरेबल कंडीशन। तो हम ये रूल याद रखेंगे, हाइड्रोफोबिक जो है वो इंटीरियर में रहेंगे और जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो भी मैक्सिमाइज हो जाएंगी विद इन द स्ट्रक्चर जब फोल्डिंग होगी प्रोटीन की। ओके, तो ये 2 सिंपल रूल थे हमारे फोल्डिंग ऑफ द प्रोटीन की जब हम बात करते हैं। ओके, तो बात कर ली हमने इंटरेक्शंस की, डाइसल्फाइड बॉन्ड कैन बी प्रेजेंट, वीक इंटरेक्शंस में हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक इंटरेक्शन, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन कैन बी प्रेजेंट, बट जो मेजर कंट्रीब्यूशन है दैट इज ऑफ वीक इंटरेक्शंस की बात करें अगर तो उनका है, ठीक है, प्रोटीन स्टेबिलिटी को लेके। और जब हम प्रोटीन फोल्डिंग की बात करते हैं, अमीनो एसिड के आर ग्रुप आपस में इंटरेक्ट करेंगे क्योंकि ओवरऑल फोल्डिंग कर रहे हैं, तो सारे जो दूर दूर जो अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल दूर प्रेजेंट है वो आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। जब फोल्डिंग करेंगे बहुत सारी इंटरेक्शंस वहाँ पे क्रिएट होंगी, जितनी ज़्यादा इंटरेक्शन होंगी उतना ही ज़्यादा हमारा प्रोटीन जो है वो स्टेबल होगा, ठीक है। और जो ये हमने रूल स्टडी किए कि जो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड है वो इंटीरियर में क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ द थर्मोडायनेमिक फोर्स दैट इज एंट्रोपी, ठीक है। एंट्रोपी इंक्रीज होती है जब इस तरह से प्रोटीन के स्ट्रक्चर में जब वो बरीड रहेंगे इनसाइड, तो इसकी वजह से एंट्रोपी इंक्रीज करेगी, तो वहाँ पे वो फुलफिल करेगी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को, तो वहाँ पे प्रोटीन जो है मोर स्टेबल होगा जब वो इस तरह से रहेंगे। ओके, तो ये हमने बहुत डिटेल में स्टडी किया है। ओके, so please subscribe the channel so that whenever I will upload you will get the notification, and thanks for watching.